नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी हैं और उनसे आज हम एक नगर पालिका का समीकरण जानेंगे, क्योंकि लगती भी नगर पालिका है देहरादून से। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका रावत जी। धन्यवाद भगवान जी। नगर पालिका डोईवाला को लेके बहुत सारी के प्रत्याशी हैं, दो प्रधान भी लड़ रहे हैं, प्रधान भी लड़ रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ निर्दलीय भी है। क्या लग रहा है समीकरण किस ओर बैठेंगे इस बार? जो डोई वाला नगर पालिका है, वहाँ जो मुद्दे हैं, एक तो वो है कि भाई वो किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। दूसरा जो प्रत्याशी चयन को लेकर बातें हैं, वो भी खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये चर्चा पिछली बार तब आई थी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे। उन्हीं की विधानसभा वो थी और तमाम प्रयासों के बावजूद भाजपा उसको नहीं जीत पाई। उस सीट का अभी तक का जो इतिहास है, 5 चुनाव वहाँ हुए, उन 5 में से जो है 4 बार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं जीत पाए और सिर्फ एक बार बीजेपी को वहाँ जीत हासिल हुई और 3 बार कांग्रेस वहाँ जीती। वहाँ जब हमने पहली बार जो है वोट पड़ते हुए देखा तो 96-97 वाला जो इलेक्शन था, उसमें जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री और विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल, वो भाजपा के सिंबल पर लड़ रहे थे और कांग्रेस के महेश रावत ने उनको हराया। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि वो प्रेमचंद अग्रवाल के लिए बड़ी बेहतर हुआ कि उन्होंने फिर वहां से छोड़कर वो ऋषिकेश चले गए और विधायक हो गए, आज मंत्री भी है। उसके बावजूद जो लगातार 3 चुनाव थे वो कांग्रेस वहां जीती। और जब पहली बार वहां नगर पंचायत से नगर पालिका बनी, तब वहां पर जो है कोमल कनौजिया थी भारतीय जनता पार्टी की, उनको जीत हासिल हुई। और ये नगर पालिका का क्षेत्र जब पहली बार विस्तार हुआ कि मतलब आप एयरपोर्ट से लेकर जॉली ग्रांट, कांडर वाला, भानिया वाला, हमारा पूरा अठूर वाला, डोए वाला, मारखम तक और पूरा इलच्छी वाला तक, एक बहुत बड़ा क्षेत्र जब हो गया है, 60-65 हजार वहां वोट हो गए हैं, तो उसके बीच में जो परिदृश्य बदला। और पहला चुनाव जब पिछली बार था कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर नगीना रानी को चुनाव मैदान में उतारा, कांग्रेस की ओर से जो है सुमित्रा मनवाल थी। उस कालखंड में एक जो डिफरेंट चीज थी कि जो लोग निर्दलीय उस समय लड़े और वो भी वोट लाए, लेकिन वो सारे निर्दलीय जो लोग हैं वो अब भाजपा में है। तो ये चुनाव इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने जिन सागर मनवाल को चुनाव लड़ाया है, वो भी जॉलीग्रांट के ग्राम प्रधान हुए, उनके पिताजी 3 बार हुए। और जो वर्तमान में जो निवर्तमान हुई है नगर पालिका की अध्यक्ष, वो उनकी चाची है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, नरेंद्र सिंह नेगी, नंदू भाई, तो नंदू के साथ में ये है कि वो 2 बार खुद प्रधान हुए हैं, उनकी पत्नी भी जो है गांव की प्रधान हुई है। तो मतलब 2 पूर्व ग्राम प्रधानों के बीच में वो है, पहली बार जो है नगर पालिका का चुनाव हो रहा है। एक तो इसका ये पॉइंट है। दूसरा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर कमबैक करने की स्थिति में है या नहीं है, वो एक बड़ा मुद्दा है। वहां का एक बड़ा मुद्दा ये है कि जॉलीग्रांट हवाई अड्डे का बार बार विस्तार हो रहा है। वहां के लोगों का मानना है कि उनके साथ जितनी बार भी जो वहां धरने प्रदर्शन किए, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उन लोगों को साथ देने वाले कौन लोग थे? क्योंकि लंबे समय से बीजेपी की सरकार चल रही, तो जो भाजपा के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कहा जाता है कि भाई आपने साथ नहीं दिया। एक उनके साथ ये समस्या है। दूसरा ये है कि भानियावाला का जो बाजार है, वो सड़क चौड़ीकरण हुआ वहां पर, और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर वहां स्थिति आज ये हो गई कि पूरी लोगों की दुकानें टूट गई। लोगों को जो है, कई सारे लोग तो ऐसे हो गए जिनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। और जिन आदमी की 1-1, 1.5 करोड़ रुपए की दुकानें थी, वहां मुआवजे के नाम पर 10-12 लाख मिले। और जब इन्हीं की पार्टी की सरकार थी, इन्हीं के विधायक थे, इन्हीं के सांसद, इन्हीं के मुख्यमंत्री, तो वहां का जो एक वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, उसका कहना था कि भाई हमने तो बहुत लंबे समय में ये सारा चीजें तैयार करी हैं। तो इसलिए लिहाज से ये सरकार के प्रति जो विश्वास का भाव आना चाहिए था, वो एक वहां चुनौती बना हुआ। और वहां पर एक जो बड़ा जो क्षेत्र, मतलब एक और समीकरण वहां पर क्या कहा जाता है कि भाई, और जो डोय वाला पुल है, सोंग नदी वाला, सोंग नदी से आगे की राजनीति अलग है और सोंग नदी से और एयरपोर्ट के बीच वाली वो अलग है। पिछली बार वहां पर यह भी था कि जो प्रत्याशी हैं, वो नगीना रानी का नाम होने के कारण और इधर सुमित्रा मनवाल का नाम होने के कारण वो पोलराइज वाली स्थिति हो गई। उसका भी जो है कांग्रेस के कैंडिडेट जो जीते हैं उसमें उनको लाभ मिला। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात इस बार ये है, अठूर वाला से जो वहाँ बीजेपी के नेता हुआ करते थे, पुरुषोत्तम डोभाल, उनकी पत्नी वहां लड़ी थी और करीबन 6,000 वो वोट लेकर आए थे। इस बार वो जो है भाजपा में चले गए हैं। जो विक्रम सिंह नेगी 4,500 के करीब वोट लाए थे, वो भी भाजपा में चले गए हैं। तो 2 प्रकार की चीजें निकल कर आ रही हैं। एक वर्ग है वहां मतदाताओं को जो ये मानता है कि इससे भाजपा को फायदा होगा, ये लोग इनके पास आ गए। लेकिन दूसरा वर्ग ये कहता है भाजपा के अंदर ही कि इन दोनों की राजनीति को खत्म कर दिया है। मतलब आपने उनको अपनी पार्टी में तो ले आए, लेकिन आपने उनको टिकट के लायक जो वेटेज नहीं दिया। उस पूरी जो जो कवायदत है,
उसका बाद में सबसे बड़ी चुनौती हुई है कि जब मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत उस सीट को नहीं जितवा पाए, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत अब सांसद होने के बाद जितवा पाएंगे, कोशिश कर पाएंगे? ब्रिजभूषण गैरोला ने पिछले 3 साल के भीतर वहां क्या क्या विकास योजनाएं करी है, कौन से काम किए हैं, क्या उनके ऊपर वोट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? टिहरी बांध विस्थापितों का जो बहुत बड़ा वोट वहां पर हो चुका है, मतलब उसी क्षेत्र में तकरीबन 15,000 वोटर हो गए, वो एक बड़े डिसाइसिव वोटर है। लोगों का मानना है कि वहां उनकी जो जन भावनाएं हैं, क्या उनके अनुरूप वहां बीजेपी काम कर रही है, या पिछले 5 साल के भीतर जो कांग्रेस के जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने काम किया नहीं किया? ये वो तमाम मुद्दे हैं जो दो पूर्व ग्राम प्रधानों के बीच की जो लड़ाई है उसको रोचक बनाए हुए हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव के परिणाम तो 100% ब्रिजभूषण गैरोला के पक्ष में आए थे, लेकिन जब नगर पालिका की बात होती है तो नगर पालिका में लोगों का व्यूज बदल जाता है। राजेंद्र भाई, इसके पीछे क्या लॉजिक है लोगों का? दरअसल क्या होता है, ये स्थानीय निकाय इसका नाम है। स्थानीय निकाय के चुनाव के भीतर ये भी देखा जाता है कि किस व्यक्ति का जो है, मतलब जो आप जब ब्रिजभूषण की पहली बार टिकट उनको मिला, टिकट मिला क्या आप ये समझ सकते, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनको थाली सजा के दी कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे बदला आप इनको टिकट दीजिए। तो होता क्या कि ब्रिजभूषण को सब जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोकसभा चुनाव को भी वही रहा कि लगातार जो है 2 बार निशंक जी जीत गए, इस बार जो है त्रिवेंद्र सिंह जीत गए। तो होता क्या है कि उस कैंडिडेट को सब जगह नहीं जाना होता, लेकिन जो स्थानीय निकाय का जो चुनाव है, उस चुनाव में तो आदमी ये भी इंतजार करता है कि वो जो सागर मनवाल है उसकी फलाने की शादी में गया कि नहीं गया, फलाने गांव में मौत हुई तो वो नंदू प्रधान वहां गए कि नहीं गए। ये जो स्थानीय स्तर पर ये होता है कि जो व्यक्ति की अटैचमेंट है, अगर आपकी उस लेवल पर नहीं है, वार्ड लेवल पर, क्योंकि आपने तो 20 लोग वहां वार्ड में भी लड़ाए हुए हैं, आपको उनकी भी रक्षा करनी है। और एक और जो पिछले बार जो चीज थी, एक और डिफरेंट देखने को मिला। पिछली बार जो बोर्ड में जो सदस्य थे 20 में से अधिकांश लोग बीजेपी के जीत गए, लेकिन जो अध्यक्ष वाले सीट है वो वहां हार गए। तो निश्चित रूप से जो मतदाता है स्थानीय निकाय चुनाव में इस बात को भी देखता है कि जो व्यक्ति आज वोट मांगने आ रहा है, उस व्यक्ति का पिछले 5-7 सालों के भीतर उन लोगों के बीच कितना आना जाना था, वो लोग जब सुख दुख में कहीं खड़े थे, कोई संघर्ष कर रहे थे, कहीं कोई आपत्ति थी, कोई विपत्ति थी, कौन कौन लोग साथ दे रहे थे। इसलिए मेरा मानना है कि जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में और जो स्थानीय निकाय में जो अंतर है वो एक बड़ा वो काउंट करता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि डोईवाला बाजार में जो है मारपीट का एक प्रकरण आ गया। वहाँ वो भारतीय जनता पार्टी के वो हिमांशु चमोली थे, उन पे बड़े आरोप लगे कि उन्होंने किसी लाला के लड़के को पीट दिया। बहुत सारी वहां बातें आई और वहां धरने प्रदर्शन हो गए, थाने कचहरी हो गई। वो लोग कह रहे थे कि भाई उस क्षण में कौन लोग हमारे साथ में थे, क्योंकि वहां व्यापारी वर्ग भी है। वहां पर एक बड़ी संख्या में जब मारखंड की तरफ चले जाते हैं तो 7-8 हजार एक तरफ मुसलमान वोटर्स हैं। जैसे आप ये कहते हैं कि भाई पोलराइज होगा वोटों का, तो जहां आपको ये लगता है कि एक तरफ जो कट्टर हिंदू वाला वोट है वो इस प्रकार से आपके साथ खड़ा हो सकता है, जिसने मोदी लहर के नाम से लेके राम लहर के नाम से आपको वोट कास्ट किया है, लेकिन वो दूसरा पक्ष वहां वही भी है उस क्षेत्र के भीतर कि वो लोग किसको वोट करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। और इस सारे प्रकरण के भीतर सबसे अहम बात ये होगी कि अब आखिरी के जो 4-5 दिन बचे हुए, इन 4-5 दिनों के भीतर जो प्रत्याशी इस लेवल पर जा पाएगा, अपना विश्वास जता पाएगा कि भाई उसके पहले होने से उनको क्या लाभ हुआ है, या आगे उसकी जो फोर्थ कमिंग जो योजनाएं होंगी वो किस प्रकार की रहेंगी, ये बड़ा काउंट करेगा। लेकिन मारखम ग्रांड 18 ग्राम सभाओं की एक सबसे बड़ी ग्राम सभा है, और अगर हम पुल के इधर उधर की बात करें तो जातिगत समीकरण भी अलग अलग हैं, उसमें हर तबके के लोग हैं, लेकिन पुल के उधर जाते हैं तो उसमें पहाड़ का लोग या पहाड़ी समाज के लोग ज्यादा हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार समीकरण पुल के इधर और पुल के इधर, इसमें भी कुछ भारी पड़ेगा, और इनमें से भारी कौन पड़ने वाला है? ये पुल इधर और उधर के चक्कर में जो एक कांग्रेस के बागी हैं खत्री, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको चूंकि टिकट नहीं मिला तो उनको लगता है कि शायद ये करके उनको वोट मिल जाए। ये कई बार क्या होती है कि आदमी को आशा रहता है, विश्वास रहता है कि शायद ये हो जाए, लेकिन ये जो चुनाव है, इस चुनाव को आप इस प्रकार की नहीं कि कहीं राष्ट्रीय लेवल पर हो रहा है। अगर हो रहा होता तो भाई जिस प्रकार इन्होंने बड़े बड़े स्टार प्रचारक मंगाए थे वो आ जाते अब तक यहाँ पर। पिछली बार में हमने देखा कि वहां पर नगीना रानी के पक्ष में वोट कास्ट कराने के लिए दिल्ली के सांसद बुलाए गए, मनोज तिवारी की वहां जनसभा कराई गई। बड़ी बात देहरादून में भी कराई गामा पहलवान के लिए। ये है तो निश्चित रूप से जो पिछले 4-5 सालों में वहां एक तो एरो सिटी का विषय था कि उस संघर्ष के बीच में सरकार का और जो विपक्ष के लोग थे उनका रवैया क्या था। वो जो मारखम ग्रांट वाला जो एरिया जो नगर पालिका का हिस्सा हो गया, वहां के लोगों का क्या सोचना है। जो डोई वाला बाजार है, उस बाजार में भी एक अलग पॉलिटिक्स है, अलग प्रकार की है। वो वहां भी बहुत डिफरेंट टाइप से लोग वोट। वहां क्या होता है कि एक बड़ा वर्ग है जो
लोकसभा और विधानसभाओं में तो सीधे उन्होंने बीजेपी को वोट किया, लेकिन जब नगर पालिका की बारी आई तो उन्होंने नहीं करा। वहां एक और केशव बस्ती भी है, उस केशव बस्ती के भीतर भी बड़ी मारा मारी है। वो मतलब एक अनऑथराइज बस्ती बसाई गई है, लेकिन आज वो मलिन बस्ती एक बड़ा जो है वोट बैंक खड़ा हो गया। वो मलिन बस्तियों पे भी इन लोगों की नजर है कि उसका क्या होगा, उस नदी के उधर क्या होगा, इसके इधर क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें। लेकिन मेरा मानना है कि असल बात ये जरूर होनी चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि आज खड़े हैं, जो लोग आज प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, उन लोगों का इतिहास, उनका भूगोल, उनका चारित्रिक, उनका तमाम तरह से जरूर जो वहां का जो वोटर है उसको इस बात का एनालाइज करना चाहिए कि कौन व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है, कौन नहीं है। जो संघर्ष का समय, जब बाजार चौड़ीकरण हो रहा है, आपका हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हो रहा है, एरो सिटी की जो लड़ाई है, ये सारे वो इश्यूज हैं जो मुझे लगता है कि इस चुनाव में निश्चित रूप से मुद्दा बन कर निकलेंगे। और वहां के लोगों का जो रुझान होगा, वो जिस प्रकार पिछले तो चुनाव में हमने देखा मुश्किल से 200-250 वोट के अंतर से ही जो है हार जीत का फैसला हुआ था। और जो मैंने आपको बताया कि जो मेंबर्स थे, जो सभासद थे, अधिकांश बीजेपी से चुनकर आए, लेकिन जो अध्यक्ष की वोट थी वो कांग्रेस का प्रत्याशी जीत कर आया। तो यही सब जो सब चीजें हैं जो मैं लगता है कि होने वाली है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, अन्य नगर निगम और नगर पालिका पे भी हमारी निगाह रहेगी। अभी हॉट सीट इस समय ऋषिकेश भी बनी हुई है। लगातार वहां की हर छोटी बड़ी खबर और नेताओं के हर नुस्खे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देहरादून में भी रण लंबा होता जा रहा है। दोनों प्रत्याशी युवा हैं, एक प्रत्याशी भाजपा के हैं, एक कांग्रेस के हैं। तो चलिए, लगातार आपको दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।